हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे बड़ी और पहली अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूँ। जब भी दो देशों के बीच लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन होता है, इसके बाद दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही रिफ्यूलिंग, रिपेयर या फिर रीस्टॉकिंग पर्पस के लिए एक दूसरे देश के मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स और एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी भी इमरजेंसी में ट्रूप्स या डिफेंस इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट के लिए भी एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके साथ ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान भी। अभी काफी कुछ दो देशों के बीच किस लेवल की पार्टनरशिप है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सारी टर्म्स और कंडीशन तो खैर पब्लिक में कभी नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारत और रशिया के बीच जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन हुआ हो उसकी टर्म्स और कंडीशन उस एग्रीमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जो हमने अमेरिका के साथ साइन किया हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, हमने अभी तक अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किए हैं। जब ये पैक्ट साइन हो रहा होता है उसमें काफी सारी चीजें मेंशन होती हैं। ऐसा नहीं है कि कल को रशिया इस लॉजिस्टिक पैक्ट के तहत भारत में किसी भी एयरफील्ड या पोर्ट का एक्सेस मांगे और यहाँ से किसी तीसरे देश के ऊपर डायरेक्ट हमला कर ले, या फिर हम रशिया के फार ईस्ट का एक्सेस मांगे और वहां से चाइना के ऊपर अटैक कर ले। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान रशिया और भारत का लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कैसे वर्क करेगा और उसकी क्या टर्म्स और कंडीशन होती हैं वो तो खैर पब्लिक में कभी नहीं आएंगी। भारत और रशिया कई सालों से आपस में इस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे थे। अब जब दो देशों के बीच कोई फाइनल एग्रीमेंट साइन होता है उससे पहले एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसके ऊपर दोनों देश अपनी अपनी टर्म्स और कंडीशन मेंशन करते हैं। अगर इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट के ऊपर सहमति बन जाए तो यही ड्राफ्ट एग्रीमेंट उसके बाद फिर फाइनल एग्रीमेंट बन जाता है, वरना सामने वाला देश अगर डिमांड करे तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट में चेंजेस किए जाते हैं। अब रशिया से खबर आ रही है कि उसने भारत के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पास कर दिया है। ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट रशिया और भारत एक साथ बैठकर चेक करेंगे, एंड अगर भारत इसको बिना चेंजेस के क्लियरेंस देता है तो ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली भारत और रशिया के बीच एक फाइनल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट बन जाएगा और दोनों देश इसको साइन कर लेंगे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है गुजरात से, एंड ये शो करता है कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ को रोकना तो छोड़ ही दो, लेकिन इंटरनल इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह से लगातार फेल हो रही हैं। दरअसल रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पिछले कल गुजरात पुलिस ने शुभो सुनील दास नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कि गुजरात के सूरत में रह रहा था। ये व्यक्ति बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत के अंदर एंटर हुआ था और इसका असली नाम है मीनार हिमायत। इसने न सिर्फ शुभो सुनील दास के हिंदू नाम से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया, बल्कि इसने कई सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे जिसमें इंडियन नेशनैलिटी के साथ साथ इसका रिलीजन हिंदू मेंशन किया गया था। एंड हैरानी वाली बात यह है कि इसने इसी हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर एक पासपोर्ट भी बना लिया था जिसके ऊपर इसको कतर में जॉब भी मिल गई थी, और कुछ दिनों के बाद ये इंडियन पासपोर्ट के ऊपर कतर भी जाने वाला था। जबकि आप सोचकर देखिए कि पासपोर्ट बनाने के लिए भारत में कितनी ज्यादा पुलिस वेरिफिकेशन होती है, CID वेरिफिकेशन होती है और पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यहाँ पर भारत के एक आम नागरिक को कई सारी परेशानियां उठानी पड़ती है और उसके बाद कहीं जाकर पासपोर्ट मिलता है, लेकिन इस केस में इस बांग्लादेशी ने बहुत ही आसानी से पासपोर्ट बना लिया। पुलिस का कहना है कि ये गुजरात में कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल था। अब ये हाल है देश की सिक्योरिटी का। ये तो चलो एक बांग्लादेशी पकड़ा गया है, आप सोचिए कि ऐसे कितने सारे होंगे जो न सिर्फ भारत के अंदर रह रहे होंगे बल्कि भारत के पासपोर्ट के ऊपर दुनिया के बाकी देशों में भी घूम रहे होंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि श्रीलंका की नेवी ने भारत के 22 मछुआरों को अरेस्ट करके उनकी फिशिंग बोट सीज कर ली हैं और उनको अपने साथ लेकर श्रीलंका की जेल में बंद कर दिया है। इन सब के ऊपर आरोप है कि ये श्रीलंका के वाटर्स में जाकर वहां पर मछली पकड़ रहे थे। जिस तरह से जमीन के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर या LAC होती है, सेम उसी तरह से समुद्र में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री होती है। भारत के इन 22 मछुआरों ने उसी मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में एंटर होकर वहां पर मछली पकड़ने चले गए थे। इसी को लेकर अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर H जयशंकर सर को एक लेटर लिखा है और इस मसले में इंटरवीन करके श्रीलंका से 22 भारतीय मछुआरों को छुड़वाने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये 22 मछुआरे तमिलनाडु से ही। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और साउथ कोरिया को लेकर। इस समय भारत और साउथ कोरिया के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि जनवरी 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत और साउथ कोरिया अपने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपडेट करने जा रहे हैं और इसमें और कई सारी आइटम्स को ऐड किया जाएगा। अब तक इसको लेकर नेगोशिएशंस के 10 राउंड्स पूरे हो चुके हैं एंड आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर हो सकता है कि दोनों देश ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0 साइन कर लें, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी हैवी इंडस्ट्रीज गुड, स्टील, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, राइस और शिम्स के लिए साउथ कोरिया की मार्केट का ज्यादा एक्सेस मांगा है। कई बार क्या होता है कि दो देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो कर लेते हैं,
लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होता है उसके कई सालों के बाद पता चलता है कि वो एग्रीमेंट एक देश को ज्यादा फायदा कर रहा है। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट भी किया जाता है या फिर ये कह लो कि अपग्रेड किया जाता है। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत और साउथ कोरिया के बीच बायलैटरल ट्रेड का हाल ये है कि हम साउथ कोरिया से $21 बिलियन के इंपोर्ट करते हैं, जबकि मात्र $6 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं। यानी साउथ कोरिया के साथ भी हमें हर साल $15 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत की सरकार साउथ कोरिया के साथ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा से रीनेगोशिएट कर रही है, ताकि जो ये हमारा व्यापार घाटा है इसको किसी भी तरह से कम किया जा सके। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डेटा के मुताबिक साल 2023 में भारत में $102 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हुई थी। एंड जिस स्पीड से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बढ़ रही है उसके मुताबिक साल 2030 तक भारत में $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा है कि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि ये सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएं, ताकि कंपनीज इनको भी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। इसके साथ ही यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज की मार्केट का एक्सेस मिले, इसके लिए भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अफ्रीकन देशों और यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। उसके बाद फिर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कंपनीज के फिजिकल सपोर्ट के लिए भी कोई नई स्कीम लॉन्च करने के लिए कहा है। वैसे अगर ये सब होता है तो साल 2026 तक 2,60,000 नई जॉब्स जनरेट हो जाएंगी। आज की 6th अपडेट आ रही है इजराइल से। ये सारी पिक्चर्स जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सारी इजराइल की महिलाओं की हैं। इजराइल की महिलाएं असॉल्ट राइफल्स के साथ सड़कों में, ऑफिसेज में, शॉपिंग मॉल्स और कई सारी पब्लिक प्लेसेस में चलते दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि इजराइल में पुरुषों के लिए 2 साल 8 महीने और महिलाओं के लिए 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, इसलिए वहाँ की महिलाओं को भी गन्स और राइफल्स चलानी आती हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अक्टूबर 7 को जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हमले हुए थे, हमास के आतंकियों ने जो वहाँ पर कत्लेआम मचाया था, उसके बाद से इजराइल में अभी तक 42,000 महिलाओं ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लिया है, जिनमें से 18,000 लाइसेंस अप्रूव भी कर दिए गए हैं। जिसके बाद ये सारी महिलाएं इजराइल में पब्लिक प्लेसेस में गन्स और राइफल्स लेकर घूम रही हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत, रशिया, चाइना और एससीओ समिट को लेकर। इस बार का एससीओ समिट कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई के बीच होना है, जिसके लिए एससीओ देशों के सभी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट इस बार कजाकिस्तान आने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और कई सारे देशों के लीडर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले हैं। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस एससीओ समिट के लिए कजाकिस्तान जाने वाले थे और वहां पर एससीओ समिट के साइडलाइंस के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनकी एक मीटिंग शेड्यूल थी। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट को अटेंड करने नहीं जा रहे हैं तो पुतिन के साथ वो मीटिंग भी अब कैंसिल हो गई है। अभी समिट को केवल 9 से 10 दिन बचे थे और अब खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारत को रिप्रेजेंट करने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ना जाने के पीछे का कारण बताया जा रहा है पार्लियामेंट सेशन। अब जैसा कि आपको पता है कि ये पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी है और ये कोलिशन गवर्नमेंट का पहला पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे और पार्लियामेंट सेशन अटेंड करेंगे। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट्स की हत्या का सिलसिला अब रुक ही नहीं रहा है। हर 1-2 हफ्ते के बाद कोई ना कोई न्यूज आ जाती है। खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश का दसारी गोपी कृष्णा नाम का एक इंडियन अमेरिका के टेक्सास में स्टडीज के लिए गया था। गोपी कृष्णा अमेरिका के टेक्सास में वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था और ये जॉब थी वहाँ पर एक सुपरमार्केट के अंदर। एंड वहीं पर उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ वहाँ पर और भी कोई लोग थे, जिसके चलते शूटर ने दसारी गोपी कृष्णा के साथ साथ उन सारे लोगों के ऊपर भी गोलियों से हमला किया। टोटल 4 लोगों की जान गई है। भारत सरकार ने अमेरिका को कांटेक्ट करके गोपी कृष्णा का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि उसके परिवार के लोग समय से अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर पाएं। आज की 9th अपडेट आ रही है सऊदी अरब और भारत को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कड़ी गर्मी में हीट स्ट्रोक के कारण हज करने गए 1301 लोगों की अभी तक जान चले गई है और ये नंबर और भी बढ़ सकता है। ये जो 1301 लोग हैं, इनमें बताया जा रहा है कि इनमें से 100 भारतीय हैं, जबकि हजारों गंभीर रूप से घायल हैं और कैजुअलिटीज का नंबर ये पिछले दिन तक का था, जो कि हर दिन के साथ लगातार बढ़ते जा रहा है। मुस्लिम देशों में सऊदी अरब की काफी आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस साल हाजियों के लिए प्रॉपर तरीके से इंतजाम नहीं किए थे। लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने भी अपना बचाव करते हुए कहा है कि जिन भी लोगों की साल जान गई है उनमें से ज्यादातर बूढ़े लोग हैं और कई सारे बीमार लोग थे। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए हज करने आना ही नहीं चाहिए। और सऊदी अरब ने कहा है कि वो इनको ट्रैक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो कि हज करने के लिए अनरजिस्टर्ड थे, यानी कि टूरिस्ट वीजा के ऊपर सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए थे और फिर अचानक से इनका हज करने का मूड बन गया और ये हज करने निकल गए, जबकि इनकी एज भी ज्यादा थी और सेहत भी खराब थी। आज की 10th अपडेट आ रही है देश के सबसे बड़े बैंक SBI को लेकर।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यानी साल 2024 से 25 में पूरे भारत में 400 नई ब्रांचेस खोलेंगे। एसबीआई की ऑलरेडी भारत के अंदर 22,542 ब्रांचेस पहले से हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई ने केवल 137 नई ब्रांचेस खोली थी। 137 से सीधा 400 ब्रांचेस, ये वाकई में बहुत ही बड़ा जंप है। वैसे आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी या फिर किसी और में? नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।